Welcome to the Utkarsh Parashar Show, a podcast about business management, finance, entrepreneurship, and digital marketing. Here are the host Utkarsh Parashar. So welcome everyone to the Utkarsh Parashar Show. I'm your host Utkarsh Parashar, and today we are with very special guest CA Mohit Patidar. By profession ये एक chartered accountant है, entrepreneur है, और he is also YouTuber with more than 40,000 subscribers. So welcome sir to our show. First of all, how are you? Thank you Utkarsh for a great introduction. I really loved it. So let's continue with more information on this, sir. Okay, sir. So, can you introduce yourself in just two words? Yeah. I'll just take one word for it. I'm an explorer. I love to explore things, and by exploring, I have come a long way. Started my YouTube, started my other social media handles as well. Got so many likes and love from you, support from your and things are going great by doing all of this, and I'm really loving the journey I'm being into. Okay sir. So ये एपिसोड सर इंग्लिश में होगा क्योंकि काफी सारे लिसनर्स से कहा है कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहे. हाँ, कोई इशू नहीं है. So सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर 10th सीए प्रिपरेशन कैसे करे? मैथमेटिक्स मैटर करता है? फाउंडेशन में कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि आप जब डिसाइड करते हैं कि मुझे क्लास 12 के बाद सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, तो माइंड में सबसे पहली बिलीफ यही आ जानी चाहिए कि यार इसमें डिफिकल्टीज आएगी और जो चीज मुझे नहीं पसंद वो मुझे करनी पड़ेगी. तो उसमें सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि यार मैथ्स होने वाला है सीए में, तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? देखो, मैथ्स होने वाला है और मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर मैथ्स नहीं लिया है 11th-12th में तो आप सीए फाउंडेशन नहीं कर पाओगे. मेरा भी मैथ्स नहीं था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो है मेरे, उनका भी मैथ्स नहीं था, बट स्टिल बाय हार्ड वर्क और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मैथ्स आसानी से सॉल्व कर लिया. दूसरी बात कि कोचिंग जरूरी है क्या सीए फाउंडेशन लेवल पे? तो आई थिंक एक मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए सीए फाउंडेशन लेवल पर कोचिंग ले लेनी चाहिए, बट ज्यादा डिपेंडेंस कोचिंग का मैं कहूँगा हर लेवल पे नहीं होता सीए में. तो सीए फाउंडेशन लेवल पर भी अगर आपने टीचर के हिसाब से, सही प्लानिंग के हिसाब से पास क्वेश्चन पेपर, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज और 3 से 4 बार रिवीजन करके गए तो सीए फाउंडेशन बहुत इजी होने वाला है. और क्लास 11-12 के साथ कैसे प्रिपरेशन करें उसके लिए मैंने वीडियोस अलग से अपडेट कर चुका हूँ, तो आप आराम से देख के इम्प्लीमेंट करके आसानी से सीए फाउंडेशन करेक्ट कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग आंसर. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने दिया है कि इंटरनल ऑडिट का क्या फ्यूचर है एंड अब्रॉड ऑप्शंस क्या है, क्योंकि इन इंटरनल ऑडिट सीए नहीं होते हैं, एमबीएस भी होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही है. सो क्या इसमें जॉब्स कम है आगे चलकर, फ्यूचर में क्या स्कोप है? देखिए, इंटरनल ऑडिट का स्कोप जैसे दूसरे एरियाज होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, वैसे ही इंटरनल ऑडिट का भी स्कोप बहुत बड़ा है. इफ आई टेल यू अबाउट माय जर्नी, जो मेरा फर्स्ट जॉब था व्हिच वाज इन अर्न्स्ट एंड यंग EY, वहां पर मैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेसेस, इंटरनल रिपोर्टिंग में भी था. और हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप कॉर्पोरेट देखेंगे, जो भी आप एमएनसी आज देखेंगे, वो सभी चाहते हैं कि उनके प्रोसेस का वेरिफिकेशन बिग 4 या फिर जो दूसरे कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनके द्वारा हो. दे वांट कि उनके प्रोसेस में जो रिस्क होती है उनको मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करे जाए. तो ये सारे कंट्रोल प्रोसीजर्स चेक करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सारी कंपनीज में इंटरनल ऑडिट्स होते हैं. कई बार लेजिस्लेटिव के द्वारा, स्टैट्यूट के द्वारा कंपलसरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑडिट करवाना, इंटरनल रिपोर्टिंग करवाना, बट कई बार ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहती है कि उनकी इंटरनल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट हो ताकि प्रोसेसेस और स्ट्रांग बने. तो इसी कारण ये जरूरी हो जाता है कि आपका जो इंटरनल ऑडिट का स्कोप है वो भी बढ़ गया, बिकॉज
हर कॉर्पोरेट चाहता है कि उनकी प्रोसेसेस में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए स्कोप बहुत बड़ा है। हमारी एमएनसीज जो ओवरऑल अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है, अगर वर्ल्ड वाइड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो हर नेशन चाहता है कि अलग अलग टाइप के जो लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनको फॉलो किया जाए। इसके कारण हर प्रोसेसेस में आपको इंटरनल ऑडिट का भी पार्ट मिलेगा। तो नो डाउट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं इंटरनल ऑडिटिंग में कुछ प्रोसेस सीखें, पर उसको करियर में आगे नहीं ले जाना चाहते। अगर आप इंटरनल ऑडिट को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसमें बहुत स्कोप है। और अगर सही एक्सपीरियंस आपने लिया तो आप किसी प्रोसेस के किंग बन सकते हो। और अगर आप किसी प्रोसेस के किंग बन गए तो वो आपके हिसाब से आप अपनी सैलरी और पोस्ट ले पाओगे किसी भी कॉर्पोरेट में, चाहे वो बिग 4 हो या फिर वो एमएनसी हो। Okay, sir. So the next question is कि after CA क्या करना चाहिए, like CPA, ACCA और CFA? ये थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है से, बिकॉज आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी पहले ही आपने एक ऐसा कोर्स कर लिया जिसकी डिफिकल्टी एक अलग लेवल की थी। आपने उसमें बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल्स देखे, सेक्रीफाइसेस किए, और उसके बाद आपके नाम के आगे सीए टैग लग गया। अब यहाँ पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स का माइंडसेट चलता है। पहला कि जिनको अब पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया मैंने लाइफ में, नाउ इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद माय करियर। तो वो वाला सीन ये हो जाता है कि यार अब ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। अब इस कैटेगरी में मैं उन लोगों को भी रखूंगा जिनको आगे चलकर प्रैक्टिस करनी है, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करनी है। तो उन लोगों को अब कोई पर्टिकुलर एजुकेशन, पर्टिकुलर नॉलेज एक्वायर करने की इतनी जरूरत नहीं है। आई से कि देखो, एजुकेशन का तो कभी एंड नहीं है, अगर आप चाहो तो दूसरे कोर्सेज परस्यू कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि खुद का ही बिजनेस सेटअप करना है तो सीए ने आपको उतना काबिल बना दिया है, नॉलेज वाइज भी, थ्योरेटिकल नॉलेज वाइज भी, प्रैक्टिकल नॉलेज वाइज भी, कि आप किसी भी सेक्टर में आसानी से एक टॉप लेवल अचीव कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जो चाहता है कि यार मैं एमएनसी में, किसी कॉर्पोरेट में, बिग 4 में अच्छा प्रमोशन लूं और इंटरनेशनल लेवल तक अपने करियर को ले जाऊं और मुझे अपने जॉब में एक अच्छी हेल्प मिले, और जिसको फाइनेंस में अच्छा और कुछ अच्छा करना है और नॉलेज एक्वायर करनी है, स्टॉक मार्केट, फाइनेंसेस के बारे में और ज्यादा अच्छा पढ़ना है, तो वो सीएफए के बारे में सोच सकता है। सीएफए फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं और उसमें आप डीप जा सकते हो और चीजें सीख सकते हो। एसीसीए बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, आई गेस 8 या 9 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपने सीए कर लिया तो वहां पर जाके वो एग्जाम होने वाले हैं। आपको 3 से 4 पेपर और देने हैं, यू विल बी क्वालिफाइड एज एसीसीए। मतलब कि अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो और अगले करियर में बढ़ने चाहते हो, स्पेसिफिकली फॉर जॉब, तो आपको एसीसीए करना चाहिए। वरना अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह में आगे बढ़ना है तो एसीसीए आपको इतना काम में नहीं आने वाला। तो ऑन दैट बेसिस वन शुड थिंक कि सीए के बाद मुझे सीए करना, एसीसीए करना है, सीएफए करना है, या फिर और कोई सा कोर्स करना है या नहीं करना है। ओके सर। सो सर यहाँ पे सर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि आईपी और वैल्यूएशन का स्कोप है आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, अभी जो एक्ट आया है, आई गेस 3 to 4 इयर्स ही हुए हैं इस एक्ट को आया है, जो नया इंसॉल्वेंसी और अलग अलग एक्ट्स और प्रोविजंस उसमें इंक्लूडेड हुए हैं। तो स्पेसिफिकली इसमें स्कोप आगे जाके और बढ़ने वाला है। मतलब मैं एक सिंपल शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ, जो भी तुम पूछने वाले हो ना पर्टिकुलर सेक्टर वाइज, हर चीज का स्कोप बढ़ेगा अगर आप उसमें पूरी तरीके से डूब जाओ, मतलब आप उसके किंग बन जाओ। आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उतना उनका नॉलेज नहीं हो। मतलब आपको प्रैक्टिकली इतना इक्विप्ड बनना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सेक्टर में, ताकि आप दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे एज लो। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्कोप है। सीए के कोई भी फील्ड को पकड़ लो, आप कोई भी फील्ड को पकड़ लो, सबका स्कोप आगे जाके बढ़ने ही वाला है। इनफैक्ट अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन चाहिए कि वो बंदा, वो प्रोफेशनल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो स्कोप को मिटिगेट कर पाए, उसको उतने लेवल तक ले जा पाए। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी वही सीन है कि यार बहुत सारे ऐसे केसेस खोल रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफंक हो रही है कंपनी, बैड डेट्स हो रही है कंपनी, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, डेटर्स बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आप उतने इक्विप्ड हो क्वालिफिकेशन वाइज, नॉलेज वाइज, तो आप इसमें और अच्छा ग्रो कर पाओ।
Okay, sir. So next question is how to manage YouTube or any other hobbies with your course with CA or CS or CMA. देखो यार, अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे मेरे टाइम पर सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है वो था इंटरनेट का इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ। जो जियो का आना मार्केट में है वो सबसे डायनामिक चेंज मैं कहूंगा अभी तक का इंटरनेट की दुनिया में है, क्योंकि जियो के आने के बाद ये सारी चीजें बदल चुकी है। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया पर बिजनेस है उनका ग्रोथ 10x 20x हुआ है जियो के आने के कारण। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू किया, क्योंकि उस वक्त इतनी सारी चीजें नहीं थी ये यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। अब जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स आता है उसका इंटरेस्ट होता है कि यार मुझे कंटेंट बनाना है, क्रिएट करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर आना है, मुझे यूट्यूब पर आना है। सबसे जरूरी है आपका स्विच ऑन और स्विच ऑफ। इम्पॉर्टेंट है डेडलाइन तय करना और इम्पॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी सेट करना। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आप यूट्यूब में बहुत अच्छी ग्रो नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल चूज किया है कि यार मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है 3-4 इयर्स के बाद, इतनी डेडलाइन मैंने चूज करी है, तो आपके पास वो प्रायोरिटी में लिस्ट होनी चाहिए कि अभी मेरे को केवल पढ़ाई करनी पड़ेगी, यूट्यूब पर मैं बाद में ग्रो हो जाऊँ। या फिर आपने सोच लिया कि यार मेरे साथ यूट्यूब मेन है तो आपको यूट्यूब पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि एक स्टूडेंट्स जो दोनों चीजें, चारों चीजें करना चाहता है, उसके माइंड में स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन स्पेसिफिकली टाइम पर बजना चाहिए। कोई भी चीज सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार मेरी सीए में आगे जाने के बाद जॉब सिक्योरिटी होने वाली है, अच्छी जॉब लगने वाली है, मैं अच्छा सैलरी अर्न कर पाऊंगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा टाइम, जो आपका स्पेसिफिक टाइम है एग्जाम के टाइम का, क्लासेस के टाइम का, आपको पढ़ाई को देना है। और जब आपको फ्री टाइम मिले, आपने आधा एक घंटा निकाला, जब आप दूसरे और कोई हॉबी परस्यू कर रहे हैं, आप आधा एक घंटे में ये कर रहे हो, मतलब इंपॉर्टेंट है स्केड्यूलिंग करना और उसी टाइम पर वही काम करना। ऐसा नहीं कि यार कभी भी यूट्यूब चालू कर दिया, कभी भी पढ़ाई चालू कर दी। पोर्शन डिवाइड होना चाहिए, स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन क्लैरिटी से काम करना चाहिए। ओके सर। सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूरी है आर्टिकलशिप में। रैंकर्स, और एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड करूंगा कि रैंकर्स मिड साइज फर्म क्यों चूज करते हैं? ओके। देखो, मुझे लगता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है ना, वो आपका माइंड ओपन कर देती है। मैंने देखा है जैसे आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप जॉब के लिए जाते हो ना, सो दे ट्रीट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज फ्रेशर्स। दे जस्ट डोंट टेक एक्सपीरियंस ऑफ आर्टिकलशिप इन अकाउंट व्हाइल रिक्रूटिंग यू। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी होती है तो इन मेनी केसेस दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड एज योर एक्सपीरियंस, फर्स्ट केस। दूसरा ये हो जाता है कि सीए फर्म में तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों से एक्सपीरियंस होते हैं रिलेटेड टू ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस। लेकिन जब आप एक एमएनसी में, कोई कंपनी में, कॉर्पोरेट में 1-8 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं तो आपको प्रोसेस पता चलती है कॉर्पोरेट कैसे करता है, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है आपको कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते वक्त। ये तो प्लस पॉइंट है ही सही। अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं तो 3 साल के आर्टिकलशिप में आपने 1-8 साल इधर कर लिया, 1-8 साल फिर आपने आर्टिकलशिप कर ली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया, तो इंसान का माइंड बाइफरकेट होता है। वो किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट के एकदम टॉप पे नहीं पहुंच पाता। मतलब आपने 1-8 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया, 1-8 साल आपने आर्टिकलशिप कर लिया, तो आप किसी भी चीज के टॉप पे नहीं पहुंच पाए। तो ज्यादा बेटर है कि अगर आपकी फर्म में अच्छा नॉलेज मिल रहा है, अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है और आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिल रही है इन ईच ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, तो आपको फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर अगर आपकी फर्म में वही मोनोटोनस काम है, आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, सेम काम मिल रहा है 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आते वक्त, तो आपको कॉल लेना बहुत जरूरी है कि यार चलो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मुझे वो प्रिविलेज दिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि रैंकर्स मिड साइज फर्म क्यों चूज करते हैं। देखो, मैंने ऐसा मेजरली देखा नहीं है, मैंने रैंकर्स को बेसिकली बिग 4 वगैरह में देखा है ज्यादातर, तो जरूरी नहीं है कि वो मिड साइज फर्म चूज करते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर ये केस सिनेरियो है तो माइट भी कि वो अपना स्टडी का जो टाइम है वो ज्यादा उसमें कोलैप्स नहीं करना चाहते, ज्यादा टाइम स्टडीज को देना चाहते हैं, इसीलिए वो मिड साइज चूज करते होंगे। बट आई स्टिल कोट कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बिग 4 में चले गए तो आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते। सब कुछ मैनेज हो जाती है अगर आपका टाइम टेबल और डेडिकेशन उस लेवल का हो। बिकॉज मैंने देखा है कि बिग 4 वाले भी रैंक लेके आते हैं और ये भी देखा है कि स्मॉल साइज फॉर्म वाले फेल होते हैं।
तो दोनों चीजें आर पार हैं, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। Okay, sir. So, sir, my last question is how to improve communication skill and client के साथ deal कैसे करें? अगेन अ गुड क्वेश्चन उत्कर्ष। मुझे लगता है कि जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को खड़ा किया जाए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अच्छे मार्क्स लाया है, ट्रेनिंग अच्छे से करी है, सब कुछ परफेक्ट है, इंस्टीट्यूट की तरफ से उसके 100% टका मार्क्स है और वो पास है, और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कैसे कैसे पास हुआ है, एक आध दो अटेम्प्ट लग चुके हैं और बस ठीक ठाक कैसे कैसे कर पा रहा है, लेकिन उसमें एक चीज है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, पर्सनल स्किल्स जो है ना, पर्सनल ब्रांड है ना, उसने क्रिएट कर रखा है। जब वो बोलता है तो 4 लोग सुनते हैं। तो ये जो दूसरा बंदा है अपने करियर में बहुत आगे जाएगा, हो सकता है उसकी स्टार्ट बहुत स्लो हो, सबसे छोटी कंपनी उसको पिक करे, शायद उसका बिग 4 में सिलेक्शन भी ना हो, लेकिन 3 से 4 साल बाद जो अपना का पर्सनल ब्रांड बनाएगा बाय कम्युनिकेशन स्किल्स, वो एक अलग ही लेवल पे होगा। मतलब इतनी बात तो हमको समझ में आती है कि हमको कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ब्रांडिंग पर इन द करिकुलम, इन सीए फील्ड जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तभी हमको काम करने की जरूरत है। अभी कैसे होगा? ये तब होगा जब आप अपनी आर्टिकलशिप किसी क्लाइंट से डील करो तो उससे उस लेवल पे डील करो कि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। देखो कि आपके जो सर हैं ऑफिस में वो कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, वहां पर सीखने की बात है। जब आपकी ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट में, MCS बैच होती है, OC बैच होती है, तो वहां पर कोई भी मौका मिस नहीं करना है अपने को स्टेज पर खड़ा रहकर माइक पकड़ने पर बोलने का। हमको हमेशा ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज वहां पर आपको कोई जज नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपने बोलने की कला सीख ली ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास CA बनने के बाद 10 सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो इस 10 सोर्सेज ऑफ इनकम को आप 100 कर सकते हो बाय ओनली हैविंग दी वर्च्यू ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको कभी भी चांस मिस नहीं करना है बोलने का ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। मतलब जब भी आपको मौका मिले किसी से बात करने का, अगर जैसे तुमने अभी ये शो स्टार्ट किया है, ठीक है, तो शो एक केस हो गया। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो आई टेल देम कि आप कोई प्रोफेशनल है, लिंक्डइन पे उनसे कम्युनिकेट करो। जब भी उनका फ्री टाइम हो, सैटरडे संडे को, जब उनके सर आपसे मुझे 15 मिनट बात करनी है, तो एक 10 मैं बताऊंगा कि अगर आपने किसी इंसान से एक आधा घंटा बात कर ली ना, तो दैट माइट बी मोर देन रीडिंग 10 बुक्स। उनका एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है तो आप लाइफ में 1-2 साल आगे बढ़ जाते हैं। वो गलतियां जो आप शायद कर लेते हैं, उनकी बात बिना सुने शायद वो आप ना करें, अगर उनकी आपने बात ठीक से सुन ली और इम्प्लीमेंट कर ली। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप तभी होती है जब आप कम्युनिकेट करते हैं। एज द वर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे ठीक होगी? कम्युनिकेट करने से, प्रैक्टिस करने से। तो सिंपल है, जब भी मौका मिले बोलो, अच्छे से बोलो, धीरे धीरे रीडिफाइन होती रहेगी और अच्छी होती रहेगी। मेरी भी परफेक्ट नहीं है, पर मैं जैसे जैसे बोलता रहूंगा, जैसे जैसे खुद को रिप्रेजेंट करता रहूंगा, और अच्छी होती जाएगी। तो प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन फॉर मेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट। ओके सर, काफी अच्छा आंसर दिया आपने अभी। और सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने काफी अच्छी ग्रो की है यूट्यूब चैनल, सो ये कैसे किया आपने? आप कुछ शेयर करना चाहें? अगर मैं YouTube चैनल की ग्रोथ की बात करूं तो माय एम वाज नेवर टू ग्रो माय YouTube। मतलब एक बहुत अलग आंसर दे रहा हूं इसका, मतलब इसमें मैंने सोच भी नहीं रखा था क्या मेरे को YouTube चैनल ग्रो करना है। इट जस्ट हैपेंड। बस मैंने सोचा था कि यार मेरे को अपने थॉट्स, मेरी गलतियां और जो मैंने चीजें करी वो शेयर करनी। वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स ने कोरिलेट करी, उनको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया और वो ऑटोमेटिकली हो गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यार मेरे को YouTube से पैसा कमाना है, उसको मोनेटाइज करना है। दैट वाज नेवर इन माय माइंड। और जब आप कोई चीज को बिना सोचे समझे करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको दे देता है रिटर्न। यार ये तो सेल्फलेसली कोई चीज को कर रहा है, तो इसको रिटर्न भी ऑटोमेटिकली उस हिसाब से मिलने चाहिए। तो बस पैशनली मैंने उसको फॉलो किया और ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हुई और अब ठीक ठाक चल रहा है वो, और मैं दूसरी चीजें भी साथ साथ मैनेज कर पा रहा हूँ। तो इट्स लाइक दिस, बिना किसी मोटिव से कुछ काम को करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें रिवॉल्व होगी और आपको गुड रिटर्न्स दे देगी। या अमेजिंग आंसर सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया मेरे को। या इट वाज ग्रेट
interacting with you, बहुत सारे students को help gives. Yeah, sure, sir. Thank you everyone for listening. If you enjoyed this episode, you would like to help support the podcast, please share it with others, post about it on social media, or leave a rating and review. To catch all the latest from me, you can follow me on Instagram _Utkarsh Parashar, and also follow TM Mohit sir. And thanks again, and I'll see you next time. Thank you. Okay, bye everyone. Okay, thank you, sir. Thank you.